आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए निकालिए कॉपी और पेन। तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ नॉट। मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दे रखा हुआ है, जिसके जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा मेटल से। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f नॉट इज इंसिडेंट, 2f नॉट का फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो v1 है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5f नॉट, जब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 5f नॉट कर देंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी v2 निकल आ रहा है। तो रेशियो ऑफ v1 बाय v2 क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई मेटल था हमारे पास, जब उस पे 2f नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो v1 वेलोसिटी से इमिट होते हैं, और जब इस पे 5f नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव आता है तो इससे जो वेव निकलता है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का v2 होता है। तो v1 बाय v2 क्या हो सकता है, हम लोग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से जानते हैं, जो एनर्जी जो होता है, जो भी अगर फ्रीक्वेंसी 2f नॉट है, 2f नॉट है तो एनर्जी इज इक्वल टू होगा 2f नॉट इंटू एच, गिवन एनर्जी फोटोन का। और जो एनर्जी होता है वर्क फंक्शन, हमारे पास एफ नॉट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम लोग जो पढ़े फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो भी एनर्जी देते हैं हम लोग, वो एनर्जी इक्वल होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। तो जो एनर्जी होगा इसके पास वो है 2f नॉट एच। वर्क फंक्शन जो है मेटल का वो है एफ नॉट एच प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर। और सेकेंड केस में एनर्जी इक्वल टू है हमारा 5f नॉट फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक कांस्टेंट h। तो 5f नॉट h इक्वल टू हो जाएगा f नॉट h प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। यहाँ से v1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4 2f नॉट से f नॉट h इधर से बचा f नॉट h इक्वल, और ये 2 इधर आएगा तो 2f नॉट h इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर। और यहाँ से हमारा आता है 5f नॉट h में से एक f नॉट h इधर आएगा तो 4f नॉट h बराबर हाफ एम वी स्क्वायर एम वी टू स्क्वायर। और ये 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8f नॉट h इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को, उसको डिवाइड करेंगे v1 बाई v2 चाहिए, तो हमारा आ जाएगा एम वी वन का स्क्वायर बटे एम वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f नॉट h डिवाइडेड बाय 8f नॉट h। f नॉट h कट गया 4, और v1 बाई v2 इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2, 1:2 is given in option A. This is the correct answer. चेक करते हैं क्या हमारा सही है, क्या बिल्कुल सही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि
किसी मटेरियल का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसपे कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। मतलब जो भी इंसिडेंट रे होना चाहिए, इंसिडेंट रेडिएशन होना चाहिए, उसमें 5500 एंगस्ट्रॉम से छोटा वेवलेंथ होना चाहिए, तभी वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड 5500 एंगस्ट्रॉम का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इस पे कि निकल सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन। जब हम इस मटेरियल को इल्यूमिनेट करेंगे इन सारे रेडिएशन लाइट से 75 वाट का एक लैंप है जो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करता है, ये 10 वाट का इंफ्रारेड लैंप है, 75 वाट का अल्ट्रावायलेट लैंप है और 10 वाट का अल्ट्रावायलेट लैंप है। तो किसमें से किस केस में मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस केस में मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? तो देखिए पावर से फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है वेवलेंथ से। तो हम लोग को पता है कि ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लैंप है, हमारे पास दो ही तरह का लैंप है। और इंफ्रारेड रेज का जो वेवलेंथ होता है उसका जो रेंज होता है हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए यहाँ वेवलेंथ कितने कम आना चाहिए, 5500 एंगस्ट्रॉम से छोटा वेवलेंथ होना चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन का, ताकि कि इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। तो यहाँ पे इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होता है उसका वैल्यू होता है 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक, और अल्ट्रावायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर तक होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 5500 एंगस्ट्रॉम से हमको छोटा होना चाहिए वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10, इसको अगर नैनोमीटर में चेंज किया जाए तो 10⁻⁹ और 10⁻1 लिख सकते हैं। 10⁻⁹ तो नैनोमीटर हो जाएगा और ये 10⁻1 से एक जीरो कट जाएगा तो 550 नैनोमीटर। और यहाँ अगर हम देखें तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है वो 550 नैनोमीटर का रेंज रख सकता है क्या अल्ट्रावायलेट? ये 400 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर है, इसमें कौन बड़ा है? 400 नैनोमीटर यानी कि 400⁻⁻9 मीटर और 1 × 10⁻12 पिकोमीटर। मैक्सिमम इसका वैल्यू 400 नैनोमीटर ही हो सकता है, लेकिन ये तो 550 नैनोमीटर हुआ। क्लियरली ये देखने से ऐसे लग रहा है कि 400 नैनोमीटर और 1 पिकोमीटर बीच में 550 नैनोमीटर आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। ये 1 पिकोमीटर यहाँ छोटा है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, और ये बड़ा वैल्यू है। कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻9 × 10⁻³ और -3। 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 1/1000 गुना 10⁻⁹। ये तो हमारा नैनोमीटर हो गया और हो गया 0.001 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर ये हो गया 0.001 नैनोमीटर। 0.01 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होना चाहिए। मतलब अल्ट्रावायलेट का जो वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम 550 नैनोमीटर से छोटा है, बिल्कुल है। तो अगर वेवलेंथ 550 नैनोमीटर से छोटा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए क्या, हमारा एमिशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो अल्ट्रावायलेट लैंप चाहे जो भी हो, जितना ही पावर का हो, हमारे पास ये भी अल्ट्रावायलेट है डी नंबर और ये भी अल्ट्रावायलेट लैंप है। पावर से इलेक्ट्रॉन के एमिशन पे डिपेंड नहीं करता है, पावर से प्रभावित नहीं होता। पावर कुछ भी हो, बस हमें रेडिएशन वेवलेंथ से हमको दिख रहा है। इंफ्रारेड लैंप, तो इंफ्रारेड लैंप का वहाँ से हम लोग क्या देखें कि 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर के रेंज
में अगर वेवलेंथ होता है इसका, ठीक, 25 माइक्रोमीटर के बड़ा है या 550 नैनोमीटर बड़ा, तो माइक्रोमीटर को अगर नैनोमीटर में बदलना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 50 गुना माइक्रोमीटर पर -6, तो 10⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं, -9 + 3, बिल्कुल, ये तो -6 आ जाएगा। और इसको अलग करें तो 25 × 10 का पावर -9 एंड की पावर +3, तो 25,000 नैनोमीटर हो गया ये, समझ रहे हैं। तो इसका वेवलेंथ 25,000 नैनोमीटर, तो 550 नैनोमीटर से बहुत ज्यादा है। और मिनिमम की बात करें तो 2.5 माइक्रोमीटर भी होगा, तो हो जाएगा 2.5, और सिमिलरली यहाँ पे इंटू 10⁻³ और -9 लिख सकते हैं, ये 2500 नैनोमीटर। देखिए, तो ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी वेवलेंथ का लाइट जब टकराएगा मेटल प्लेट से, इस मटेरियल से, तो निकाल नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निकालने के यहाँ 55 एंगस्ट्रॉम से छोटा वेवलेंथ का लाइट चाहिए था, तो ये हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आंसर जाएगा सी और डी के साथ, तो ऑप्शन जाएगा सी नंबर। ओह सॉरी, सी में तो सी ओनली है, डी नंबर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन विथ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी t = 0 which v = v0 I cap enters a magnetic field b v0 j cap. If the initial de Broglie wavelength at t = 0 is lambda, then its value after time t would be। मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, इलेक्ट्रॉन पहले एक्स एक्सिस में जा रहा था, ठीक, मान लीजिए जरा एक्स एक्सिस, और v0 स्पीड के साथ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। और मान लेते बोर्ड के अंदर को, मान लेते एक्सिस जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो चार्ज पे फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स इसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फोर्स बस चार्ज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोग जानते हैं जो वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है h/mv, h/mv। तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का तो कांस्टेंट है, स्पीड जो है यहाँ भी, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट, तो लैम्डा चेंज नहीं करेगा, रिमेन्स सेम। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है चार्ज का, उस पे उसको सर्कुलर मोशन में घुमाता है, बल्कि उसका स्पीड चेंज नहीं करता, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन घुमाता है। क्योंकि मास और स्पीड कांस्टेंट ही रहा, h कांस्टेंट है तो लैम्डा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर पहले लैम्डा नॉट था डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो टी टाइम बाद भी वेवलेंथ लैम्डा नॉट ही रहेगा, समझे। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स receive the light of frequency f1 and f2 respectively. If the velocity of the photoelectrons coming out are v1 and v2 respectively, then this option कौन सा सही होता है। मतलब दो फोटो कैथोड है, दो हमारे पास फोटो कैथोड है, इस पे जो लाइट गिर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी f1 है, इस पे जो लाइट गिर रहा है इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का स्पीड v1 हो और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का स्पीड v2 हो, तो v1 और v2 में क्या रिलेशन बनेगा। तो हम लोग जहां तक जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन मीन्स hf1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो हो जाएगा हमारा hf इज इक्वल टू फाई प्लस हाफ mv1 स्क्वायर।
अगर दोनों आइडेंटिकल है तो उनके लिए वर्क फंक्शन सेम होगा। ठीक, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एच एफ टू, इस पे F1 फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर रहा है, इस पे F2 फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर रहा है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो वही होगा जो इसका होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका वेलोसिटी v2 है। इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग घटा दे तो क्या मिलेगा हमको, HF2 इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ घटाएंगे तो H ब्रैकेट कॉमन F1 माइनस F2 आएगा और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हाफ कॉमन m कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2h बाई ये m नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई m F1 माइनस F2, दिस इज द करेक्ट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 4 गुना तेज चल रहा है। Assuming the ratio of de Broglie wavelength of particle and electron is to ratio 1, मतलब जो पार्टिकल का जो de Broglie wavelength है और इलेक्ट्रॉन का जो de Broglie wavelength है उसका रेशियो दे रखा अपने को 2:1, तो पार्टिकल का मास कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है वो होता है h बाय मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बाय h इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू आ जाएगा 2:1, h से h हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा नीचे मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और हम लोग को दे रखा है जो पार्टिकल 4 टाइम फास्ट चल रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो इस यहाँ पे हम लोग 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जगह पे, तो इस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कट जाएगा तो जो मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा वो हमको हो जाएगा ये 4 से 8 1/8 मास टाइम इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल का मास जो होगा इलेक्ट्रॉन के मास के 1/8 टाइम्स होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जब the radius corresponding to 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में 3 से 2 ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो रेडिएशन निकलता है उसको गोल्ड सरफेस पे फॉल कराया गया जनरल फेटो इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला फिर उसको पास कराया गया मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला था। हमको ये एज्यूम करना है जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ का जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मूव करने लगेगा वो 7 मिलीमीटर है, तो वर्क फंक्शन का क्या होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जब 3 से 2 ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी कितना मिलेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है जो एनर्जी निकलता है वो इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक ही होगा, बाय एन स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 और ये 4, 9 4 का एलसीएम कितना होगा 36, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ एक माइनस होता है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 5/36,
6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमको 36 136। ये 5 से गया तो 30 का 0 हाथ में 3 और 13 25 पैंसठ 3 68 बाई 36। ये आएगा 1.36 और 66 और 32 बचा 320 30 1.89 के आसपास इसका वैल्यू आएगा। और हमको जब निकल चुका है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना एनर्जी, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। अगर जूल को करना हो तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना होता है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इस एनर्जी मिलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 7 मिलीमीटर का रेडियस पे सर्कुलर पाथ घूमता है। तो हम लोग जानते हैं जब कोई पार्टिकल नेगेटिव फील्ड में सर्कल पाथ पे घूमता है तो उसका रेडियस फॉर्मूला होता है mv/qb। यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा qb इंटू r/m। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv² टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर q² v² r² बाय m²। एक m से एक m कट जाएगा तो ये आ जाएगा q² v² r² बाय m। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा हमारे पास। ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज को हम लोग स्मॉल e रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज e²। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें देख रहा 5 इंटू 10⁻4 टेस्ला, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻4 टेस्ला आएगा। और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 7 है तो स्क्वायर 49 और मिलीमीटर 10⁻3 का स्क्वायर करें तो -6। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सारा आया जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए एक ई से डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक ई से स्क्वायर कट जाएगा और कुछ तो करते हुए दिख नहीं रहा है। तो इसको सॉल्व कर करके हमारे पास कितना आ जाएगा, इस ई का वैल्यू भी अगर पुट कर दे तो इस ई की जगह जो यहाँ ई बचा इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। ये 2 से होगा 0.8 और 91 अब कहीं कटते हुए दिख नहीं रहा हम लोग को, तो इसको सॉल्व ही करने का प्रयास करते हैं। 25 से जब 0.8 को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 ठीक। और 20 से अगर इसको काटेंगे 25 गुना 0.8 होगा 20। पहले 10 का पावर को हम लोग अरेंज करते हैं।
तो ये हो जाएगा 10 का पावर यहाँ -4 -6 -10 -10 और -19 -29 -29 और +31। 31 में से 29 जाएगा तो ये हमें हो जाएगा 2 प्लस का 2। ठीक, और 25 गुना 8 यहाँ हमारे पास हो गया 20 इंटू 49 और बाय 9.1। तो इस 2 से अगर डिवाइड करें तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 45 4.5 5। तो 4.55 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्स 4.55 एंड 49। 10 तो 45 होगा, 11 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 45 49 को अगर 4.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा, पॉइंट हटाइए तो फिलहाल 40 ओ 1 से तो लगने रहा, 0 से लगाएंगे तो 40 ही होगा। 0.9 10.9 के समथिंग में आएगा। तो ये 10.9 से कटेगा तो 10.9 इंटू 100 लगभग 1090 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग जो आइंस्टीन इक्वल टू पर है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमें निकालना 5 है। 5 इक्वल टू जगह ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो ई का वैल्यू हमें आया है, एनर्जी कितना आया हमें 1.89 और माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना आया है 1090, तो बहुत ज़्यादा आ गया है। एक बार फिर से चेक करते कहीं कहीं गलत हुआ है लग रहा है। 1.65 1068 वो तो ठीक है। भी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर, ओ सॉरी, अगर हम लोग 5 इंटू 10⁻4 को स्क्वायर करेंगे तो -8 ना होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ -8 होगा तो यहाँ पे कितना होगा -8 -6 -14 -14 और -19, तो 14 दूनी 28 5 33 -33 प्लस -2 होगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ -2 हुआ तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 10 होगा, ये -1 होगा, ये 1.09 के आसपास आएगा। सॉल्व करके 1.09 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.09, 9 में से 0 तो 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इतना के आसपास हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही बैठता है, इसलिए ये हमारा जवाब हो गया।